नमस्कार। जो सभी मुझे सुन पा रहे हैं और जो उपस्थित हैं आज के प्रशिक्षण के लिए। फर्स्ट मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मैं रितेश सरोठिया, 2009 बैच स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज ऑफिसर और प्रेजेंटली स्पेशल टास्क फोर्स वाइल्ड लाइफ क्राइम सेल का इंचार्ज भोपाल में पदस्थ हैं। मेरा मेन कंसंट्रेशन नए ऑफिसर्स, नए वन अधिकारी, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड हो या उससे ऊपर के हों, और मोस्टली कम फॉरेस्ट गार्ड लेवल के ही लोग अभी एसटीएफ में काम कर रहे हैं जो इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं। स्लाइड मेरी इंग्लिश में है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बीच बीच में हिंदी भी बताते चलूं। वन्य प्राणी अपराध। अब वन विभाग में सबसे महत्वपूर्ण जो भी हम अपराध के बारे में बात करते हैं या फिर वन विभाग के कई सारे कार्य होते हैं, वो हमें यदि क्लासीफाई दो विषय में किया जाए तो एक हम कह सकते हैं प्रबंधन, जिसको हम विकास में क्लासीफाई करते हैं। दूसरा है हमारा संरक्षण, जिसको हम सुरक्षा बोलते हैं। तो सुरक्षा और ये दो ही कार्य मैं मानता हूँ जो हमारे महत्वपूर्ण है, जो हमारे फॉरेस्ट मैनुअल में भी हैं। और उसमें जो सेकंड इम्पॉर्टेंट काम होता है वह है सुरक्षा। और वन सुरक्षा में हमारे सबसे इम्पोर्टेंट होता है वन्य प्राणी अपराध। और वन्य प्राणी अपराध यदि हम पीनल उसमें जो सजा के प्रावधान को देखते हैं तो सबसे गंभीर अपराधों में श्रेणी में आते हैं। यदि हम इन जनरल भी बात करते हैं सीआरपीसी आईपीसी में भी, जैसे आपने सुना होगा 7 साल की सजा उससे ज़्यादा वाले अपराध या 3 से या उससे ज़्यादा वाले अपराधों में या संगठित अपराध की श्रेणी में भी वन्य प्राणी अपराध आते हैं। इसलिए बड़े महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो देश के संविधान ने या विभाग ने को देश की सरकार ने सौंपी है वह है वन्य प्राणी अपराध की रोकथाम, या उसके विषय में कॉग्निजेंस लेने के लिए, संज्ञान लेने के लिए वन अधिकारियों को कई शक्तियाँ दी गई हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कोई भी अपराध जो होता है, मुझे लगता है मेरा प्रेजेंटेशन इसी स्लाइड पे शुरू होना चाहिए और इसी पे ख़त्म हो जाना चाहिए। वो आपको पता रहना चाहिए वन विभाग के सभी अधिकारियों को जो फील्ड में है, वन रक्षक से लेके वन मंडलाधिकारी तक या वन संरक्षक या मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी साहब तक, कि किसी भी क्राइम का डिटेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और वन और वन प्राणी के विषय में हमेशा ये कई थ्योरियाँ हैं कि हम सिर्फ 10% तक ही अपराध के बारे में जान पाते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं। और बाकी अपराध की हम बात करते हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग, मानव इन्वॉल्व रहते हैं, जिसमें पीड़ित खुद पुलिस के पास जाता है, हम एफआईआर की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पीड़ित विक्टिम वन्य प्राणी होते हैं जो किसी भी एजेंसी या किसी भी नियरेस्ट वन अधिकारी के पास नहीं जाते। इसलिए ये माना गया है हर स्तर पे कि डिटेक्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और जो भी वन विभाग कर पाता है वो उसको कई स्टैटिस्टिशियन, सांख्यिकी या विशेषज्ञों ने माना कि 10% ही है। अब हमें इस 10% पे बाकी काम करना है, ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारे लिए होता है कि हम क्राइम को कैसे डिटेक्ट करें। उसके लिए हमें अपनी आँख, अपना इंटेलिजेंस ओपन रखना है। फिर क्राइम यदि डिटेक्ट हो जाता है, केस रजिस्टर्ड हो जाता है, तो फिर इन्वेस्टिगेशन, जो कि निहायत ही एक स्किल्ड का भी काम है और कॉमन सेंस का भी काम है। थर्ड होता है फॉरेंसिक, जिसमें हम बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो आज बहुत आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बार बार अपनी जो डिसीजन देती है उसमें बोलती है कि इन्फोर्समेंट एजेंसी को फॉरेंसिक का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आजकल साइंस का एज है। साइंस टेक्नोलॉजी बेस पे फॉरेंसिक पे काम करेंगे तो एविडेंसेस स्ट्रांग रहेंगे और कन्विक्शन होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में चाहे अभी नए आए वो या पुराने, सारे ये बोलते हैं कि कन्विक्शन रेट कम है, क्योंकि हम यहाँ पे कभी ध्यान नहीं दिया आज तक। और अभी हालांकि विभाग के द्वारा काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं फॉरेंसिक के लिए। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट है प्रोसिक्यूशन, जिसमें भी हम काफ़ी वीक हैं। कि जब केस रजिस्टर्ड हो जाता है, हमारी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, हम इस्तिगासा प्रस्तुत कर देते हैं या परिवार प्रस्तुत कर देते हैं, उसके बाद हम ध्यान नहीं देते, छोड़ देते हैं। जबकि जो अच्छी एजेंसी है, इनफैक्ट पुलिस है या उसके ऊपर की जो भी एजेंसी है, सीबीआई, एसटीएफ, सीआईडी, नारकोटिक्स, वो प्रोसिक्यूशन में सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं। अभी जो मैं जिस इंस्टीट्यूशन को मैं बिलोंग कर रहा हूँ, एसटीएफ जो नई बनी है, वो भी प्रोसिक्यूशंस के लिए काफ़ी काम कर रही है। लॉ ऑफिसर्स को लाना या फिर इंश्योर करना विटनेस की, तो वो भी हमें ध्यान देना चाहिए। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मॉनिटरिंग। केस रजिस्टर होने के बाद मॉनिटरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरिंग मतलब क्या? ट्रायल में ध्यान देना कि भाई जो मैंने अभी बताया कि प्रोसिक्यूशंस के लोग आ रहे हैं या नहीं, या विटनेस आ रहे हैं नहीं। तो सेकंड होता है कि जो अपराधी हैं, जो बेल मिल चुकी है, उनकी लाइफ स्टाइल पे ध्यान रखना, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं जितने भी केसेस हम पकड़ रहे हैं उसमें से 30 से 40% लोग ऑलरेडी जिन पे क्राइम इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब कि एजेंसी ने इन पे ध्यान नहीं रखा, इन पे मॉनिटरिंग नहीं रखी, इनके लाइफ स्टाइल्स, इनके वेयर अबाउट्स पे ध्यान नहीं दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसकी बीट में उसे पता रहता है कि कुछ ही लोग हैं जो हम कह सकते हैं कि असामाजिक तत्व हैं
या फिर वही इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, लकड़ी की कटाई में या इंक्रोचमेंट में या वन्य प्राणी के शिकार में। तो यदि हम उन पर नज़र रखें, रूटीनली उन पर चेक बैलेंस रखें, तो हमें पता चल जाएगा कि इनके ये आज कुछ गतिविधि में इन्वॉल्व हैं इन दिनों या नहीं। सो ये 5 चीज़ें यदि आपके ध्यान में होगी तो बाकी चीज़ें इसके बात की आप सभी के पास है, जो मेरे पास भी है, सारी बुक में भी लिखी हुई हैं। आपको ये चीज़ें समझना पड़ेगी। जब भी कहीं अपराध दर्ज होगा या कहीं से सूचना आएगी तो आपको ये 5 स्टेप से गुजरना ही पड़ेगा, इनको आप बाईपास नहीं कर सकते। वन्य प्राणी अपराध, जैसा मैंने आपको बताया कि सारे अपराधों में वन्य प्राणी अपराध में क्या विशेषता है, तो ये एक विशेषता है कि हम एक लाइफ खो देते हैं जब भी कोई क्राइम दर्ज होता है। ये बाजू वाला जो पिक्चर है जो हमने इन्वेस्टिगेशंस की उसी के पार्ट है। ये एक लेपर्ड इन्वेस्टिगेशन में पोस्टमार्टम था, उसका भाग है कि हम एक लाइफ खो चुके होते हैं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ ही हो। इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, देश पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान होता है, इसमें काला जादू या ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व होता है, झड़ती वगैरह में जो रिसेंटली आपने सुना, इसमें हिंसा इन्वॉल्व होती है, समटाइम इसमें वीपन्स होता है। तो एक क्राइम से देखिए आप इतने सारे क्राइम लिंकेजेस जुड़े हुए हैं जो हमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को ध्यान देना चाहिए, और ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसके लिए इनमें एविडेंस भी कलेक्ट करें, ताकि यदि हमें कुछ एविडेंस मिलेंगे तो हम उस आरोपी के विरुद्ध बाकी भी कोई केस दर्ज करवा पाए। फिर एक अफसर की जो ड्यूटी होती है कि उसे ये पता होना चाहिए, चाहे वो बीट गार्ड हो, चाहे डिप्टी रेंज अफसर हो या रेंज अफसर हो या एसडीओ हैं या डीएफओ हैं, कि आपके क्षेत्र में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ है, और उनको पहचानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर जगह शिकायत आती है हमको कि सब लोग हिरण बोलते हैं, और हिरण मीन्स इट्स वेरी टफ, कोई हिरण होता नहीं है जब तक आपको पता ना हो। तो सबसे पहली ड्यूटी आपको आपके आसपास के एनिमल को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन सी स्पीसीज़ है, कौन सा प्राणी है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, क्योंकि आप जब कोर्ट में जाएंगे तो आपको साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा, और वो किस अनुसूची में दर्ज है। क्योंकि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में जो सजाएं हैं वन्य प्राणी की वो अनुसूची वाइज है। आपको पता होगा कि इसमें टोटल 6 अनुसूची है, 5वीं वर्मीन है, पीड़कदायक वन्य प्राणियों की, मतलब जिसके विरुद्ध जो जिनके मरने पे या साइंटिफिक इसको स्टडी करके डिसाइड किया गया है, उसके बीच कोई केस स्टडी होते हैं। 6वां प्लांट है, मतलब पेड़ पौधे हैं जो हमारे यहाँ नहीं पाए जाते हैं, दूसरे स्टेट में पाए जाते हैं, और बाकी 4 में जानवर हैं, वन्य प्राणी हैं। उसके हिसाब से इनमें सजा का प्रावधान है। तो ये मैंने कुछ स्पीसीज लिखे हुए हैं जो मध्य प्रदेश में मोस्टली पाए जाते हैं, जिसके अपराध हमें ज़्यादातर सुनाई देते हैं। तो इसमें से आप अपने अपने हिसाब से पता कर लें कि अपने स्तर में किस किस के जानवर आपके यहाँ पाए जाते हैं, और उसके बारे में फिर आपको ध्यान रखें कि इससे संबंधित अपराध हो सकते हैं। स्पीसीज यदि हम बात करते हैं तो आज के ज़माने में सिर्फ टाइगर और लेपर्ड पे जाके कहानी ख़त्म नहीं होती। जहाँ हम सोचना बंद करते हैं, जो पोचर्स हैं, संगठित गिरोह हैं, वो देखिए आप अदर स्पीसीज पर टारगेट करते हैं। रिसेंटली कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिसमें सैंडबोआ सांप हो, जिसको हम 2 मुँहा सांप बोलते हैं, उसकी सबसे ज़्यादा पोचिंग हो रही है। लोग उसको रखते हैं, उसको बेचते हैं, और बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, इवन कई गुना टाइगर से भी ज़्यादा। फिर मंगूज़ हैं, या फिर मॉनिटर लिजार्ड हैं, जिसको हम नेवला बोलते हैं, मॉनिटर लिजार्ड को, जिसको इस तरफ पहले भी यूज़ किया जाता था, मैं याद नहीं आ पा रहा लोकल नेम इसका। फिर टर्टल्स हैं, जो कुछ कछुए हैं जो अभी रिसेंटली 3 दिन पहले यूपीएसटीएफ ने भी पकड़े, जो चंबल से पोचिंग हुई थी। तो ये स्पीसीज हैं जो नॉर्दर्न मध्य प्रदेश के लोग हैं, वो ध्यान रखें कि हमें पता होना चाहिए कि कौन से टर्टल हैं, कौन से स्पीसीज के हैं, किस शेड्यूल में हैं, उनके लिए क्या प्रोविज़न है, क्या स्टेटस, तब आप कोर्ट में लिख पाएंगे और कोर्ट से उस व्यक्ति को तुरंत में बेल नहीं मिलेगी। जैसे मैंने बोला था, आप जो जहाँ भी पदस्थ हैं अपने इलाके में स्पीसीज़ को पहचाने, और वो अपने आसपास कहाँ होती है वो पहचाने। तो मैंने मध्य प्रदेश, क्योंकि एसटीएफ का पूरा स्टेट मध्य प्रदेश है, हमने कुछ हॉटस्पॉट बनाए थे कि किस इलाके में, आप देख सकते हैं नक्शा, तो किस इलाके में कौन से वन्य प्राणी पाए जाते हैं, और जहाँ जिसकी सबसे ज़्यादा केस रजिस्टर्ड हुए हैं, या फिर उसके लिए इसमें अपराधों में जिसका अवैध व्यापार होता है। फिर आपको पता होना चाहिए जब भी कोई वाइल्ड लाइफ क्राइम होता है या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि क्यों मरा कोई भी वन्य प्राणी, उससे आप काफ़ी कुछ जांच कर पाएंगे। यदि आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं तो मैंने उसे 2 तरीके से क्लासीफाई किया है। एक तो प्राकृतिक मृत्यु, जो आपको पता है कि कोई एनिमल या लिविंग थिंग जब आएगी इस दुनिया में तो उसकी मौत होगी। अब उसके वाइल्ड लाइफ के प्रति और ह्यूमन बीइंग में थोड़ा अंतर होता है, तो हमने ये जो कॉजेज जो हमें पता चलते हैं कि वो टेरिटोरियल फाइट में मरे हैं, यदि कार्निवोर हैं, स्पेशली टाइगर, या फिर एज के कारण मरे हैं, या फिर वहाँ पे हैबिटेट श्रिंकेज हो गया था, या एक्सीडेंटल डेथ है, एंड डिसीज़, ये हम नेचुरल मान सकते हैं
कि ठीक है ये, लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हमारे प्रिज्यूम जो प्रिलिमिनरी हमारे को शंका होती है बॉडी देख के उसको इंश्योर करना चाहिए। बट लेफ्ट साइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप मांगे कि यार नेचुरल डेथ नहीं है तो पोचिंग हो सकती है, अब उसके पीछे कोई अवैध व्यापार ग्रुप हो सकता है, या फिर सुपरस्टिशन अंधविश्वासी लोग हो सकते हैं, या सिर्फ लोग खाने के लिए भी मारते हैं डियर स्पीसीज को। या अभी बहुत ज़्यादा समस्या है हिट एंड रन की रोड से। अभी रिसेंटली एक रेल से रिसेंटली वी लूज एक टाइगर सतना के पास अभी ख़त्म हुआ, उबैदुल्लागंज के पास एक लेपर्ड ख़त्म हुआ, उससे 6 महीने पहले एक स्लॉथ बियर की हिट एंड रन में डेथ हुई। सो दैट इज़ एन इशू। हमें केस रजिस्टर करना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि कहाँ से लापरवाही हुई है। रोड में भी स्लॉथ बियर हमारा भी ख़त्म हुआ था, उसके पहले लास्ट ईयर एक टाइगर की डेथ हुई है मंडला के आसपास। फिर है रिटेलिएट किलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है सबकी कि रिटेलिएट किलिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब कि किसी की क्रॉप को डैमेज किया तो हमें कॉम्पनसेशन देनी चाहिए, जो गवर्नमेंट का सिस्टम है। किसी का कैटल को लिफ्ट किया तो उससे हटाना चाहिए। और या फिर कोई ह्यूमन डेथ या इंजरी हो गई, जो रिसेंटली अभी 2-3 हुई है बांदा घोड़े सतपुर टाइगर, तो हमें इमीडिएट कॉम्पनसेशन सरकार के जो नियम अनुसार है वह दे देना चाहिए, ताकि आम जनता में हमारे वन्य प्राणी के प्रति रोष ना आए और वो उसके प्रति कोई ऐसी स्टेप्स ना लें जिससे कि हमें फिर एक वन्य प्राणी का नुकसान हो। आफ्टर ऑल हमें ये सोचना होगा कि शायद आप वन्य प्राणी अन्वेषण वन्य प्राणी अधिनियम पढ़ेंगे तो उसमें हम सबके आगे लिखा हुआ है वार्डन। वार्डन मतलब होता है पालक, आप सामान्य भाषा में समझते होंगे। तो इन वन्य प्राणियों के लिए देश के कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ये भारत सरकार का अधिनियम है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने भी वार्डन बनाया। मतलब हमारी जिम्मेदारी है, आफ्टर ऑल हमारे ही बच्चे, हम इसको बोल सकते हैं। तो हमें उस EQ इमोशनल क्वेश्चंस पे जाके सोचना पड़ेगा कि इनको ये नुकसान ना करें। तो हमें इतना प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा और इन्हें अपना जिम्मेदारी से माननी पड़ेगी। फिर कोई भी जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, केस रजिस्टर्ड होता है या डेड बॉडी मिलती है, तो आपको सोचना है कि मोटिव ऑफ डेथ, कि क्यों मारा किसी ने भी जानवर। जो मैंने आपको कई कारण बताए थे, ये 2 कारण आप पिक्चर देखेंगे, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये मोस्टली ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम को डील करते हैं। एक लेफ्ट साइड में देखेंगे, ये लोग हैं जो चाइना के हैं या तिब्बत ओरिजिन के हैं। इनके बॉडी में आप देखेंगे बहुत सारे एनिमल्स के आपको पिक्चर्स मिल जाएंगे। मोस्टली आप इनिशियली टाइगर को आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे, रेस्ट नॉर्थ इंडिया की स्पीसीज रहती हैं। रेड सेंडर्स भी हैं जो माला पहनी है। तो ये लोग यहाँ से काफ़ी पुचिंग कराते हैं और उनके ट्रेडिशन में है, उनके मेडिसिन सिस्टम में है, तो ये डिमांड क्रिएट करते हैं। फिर यहाँ से पारधी ग्रुप या लोकल ग्रुप या बावरिया सारे मिलकर टाइगर मारते हैं और वो वहाँ भिजवाते हैं। तो कंजम्पशन चाइना या तिब्बत, मलेशिया में होता है। एंड राइट कॉर्नर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मध्य प्रदेश के लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। हमारी 20 से 40% तक पोचिंग जो हो रही है, उसके पीछे इस टाइप के तांत्रिक लोग इन्वॉल्व होते हैं। ये भी एक केस के हमने अरेस्ट किया था इनको। ये लोग एक क्रिएट करते हैं कि टाइगर के ये पार्ट्स ले आइए और उससे हम पैसे की बरसात कर देंगे। तो इससे भी डबल नुकसान होता है। एक तो अंधविश्वास में लोग इन्वॉल्व होते हैं, अपना धन अपना समय लगाते हैं और हम अपना एक टाइगर खो देते हैं। और एक्चुअल में अभी हम जितने भी तांत्रिक पकड़े हैं अभी रिसेंटली, वो सारे बता देते हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन में कि ऐसी कोई बरसात होती नहीं है। हम हर बार के सिस्टम में 10 या 20 हज़ार रुपये का नुकसान फ़ायदा करते हैं और इनको मना कर देते हैं। उसमें खोट निकाल देते हैं, जिससे ये बोलते हैं अच्छा बड़ा टाइगर का लाओ है, छोटे का है। तो उससे हम एक ये अटेम्प्ट अबेट करते हैं, सेक्शन 52 का उल्लंघन, और ये नया टाइगर मारने की कोशिश करते हैं। फिर ये केसेस हैं, आपको पता होना चाहिए कि कितने केसेस फॉरेस्ट ऑफिसर्स को एम्पावरमेंट है वो या वो रजिस्टर्ड कर सकता है। तो आप कभी कभी वाइल्ड लाइफ क्राइम में कोई इन्वॉल्व होता है तो आप बाकी चीज़ भी देखें कि लकड़ी वकड़ी तो नहीं है। उससे क्या होगा, उस पर 2 सेक्शंस 2 अलग अलग एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और उस पर उसको बेल मिलने में बड़ी समस्या आएगी। और इसमें एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी है बायोडाइवर्सिटी है, जो हमें टाइगर के केसेस में लगाना चाहिए। अभी स्टेट उसमें सज़ा तो 5 साल की है, वो भी काफ़ी है, लेकिन उसमें जो फाइनेंशियल है, मतलब जुर्माना बहुत ज़्यादा है जो सज़ा उन्हें मिलता है, वो है 10 लाख रुपए। सो हमें उसको भी लगा देना चाहिए। ये 2 एक्ट हम लगाते हैं तो थोड़ा गंभीरता और बढ़ जाती है। ये कुछ केसेस हैं जो अभी हमारे यहाँ पेंडिंग है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ मेरा बताने का उद्देश्य यही होगा कि अपने अपने इलाके में देखें कि पुराने केसेस कितने पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है, उसके हम डिस्पोजल कराएंगे। यदि एक भी केस में सजा होती है तो उसका बहुत आम जनमानस में प्रभाव जाता है कि ये गंभीर केसेस हैं, इसमें सजा हो सकती है। तो वो अगले निर्दोष वन्य प्राणियों को अगली जगह या दूसरे लोग क्राइम में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वो शायद नहीं होंगे।
और फिर ये जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी भी सूची बना लें, तो आपको रेडीमेड मटेरियल मिल जाएगा कि इन पे यदि आपने मॉनिटरिंग कर ली अपने अपने इलाके में, तो आपको पता चल जाएगा कि अगले क्राइम में इन्वॉल्व होने से पहले आप इनको रोक पाएंगे। ये मैपिंग जो मैं आपको बता रहा था, ये हमने स्टेट की करी है कि मोस्टली टाइगर के केसेस कहाँ रजिस्टर्ड हो रहे हैं देखेंगे आप 15 साल के डेटे में, तो साउथ मध्य प्रदेश या साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश, सेंट्रल मध्य प्रदेश में कुछ केसेस हैं, मोस्टली केसेस टाइगर के रजिस्टर्ड हुए हैं। लेपर्ड पूरे मध्य प्रदेश में कहाँ केस रजिस्टर्ड हुए हैं। तो यहाँ सारे लोग जो पदस्थ हैं वो ध्यान रखें कि यहाँ आसपास आपके यहाँ लेपर्ड की ऑर्गेनाइज पोचिंग हो सकती है। स्लॉथ बियर बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है, इसके सारे पार्ट्स की डिमांड बाहर भी रहती है और लोकल ट्राइब्स को भी रहती है, नाखून से लेके उसके सीक्रेट पार्ट्स वगैरह। तो आपको ये ध्यान देना होगा इस एरिया में जो पदस्थ, इस जिले में जो पदस्थ वन अधिकारी हैं वह यदि क्राइम होता है तो उसके पीछे उसको सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करें ताकि हम ना रोक पाएँ, ताकि नए एनिमल्स को मरने से हम रोक पाएँ और ऑर्गेनाइज ग्रुप डेवलप ना हो पाए। ये बहुत इंटरेस्टिंग एनिमल है पेंगोलिन, उसकी हमने पोचिंग की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो एक गैंग पता चली है जो ना केवल इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर तक उसका नेटवर्क है। स्टेट के बाहर तो कई राज्यों 11-10 राज्यों से अभी तक मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट अफसरों की एक टीम ने 116 लोगों को अरेस्ट किया है। तो मध्य प्रदेश के 29 जिले अभी तक इससे प्रभावित है जहाँ की पेंगोलिन की ऑर्गेनाइज पोचिंग हुई है और इलीगल ट्रेड हुआ है और जो बाहर जा रहा है देश के। तो ये नेटवर्क, ये मैप जिन जिन जिलों को डिपेक्ट कर रहा है, आप कृपया ध्यान दें। यहाँ यदि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप उसको सीरियसली लें और उस पर काम करें। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करना चाहता हूँ, जो एक टॉपिक है। आप इन्वेस्टिगेशंस कैसे करेंगे? तो मुझे लगता है इसके लिए दो ही चीज़ आपको चाहिए, एक है नॉलेज, एक है स्किल्स। हम लोग समय समय पे जब हमारा इंडक्शन होता है तब हम काफ़ी ज्ञान लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन कई इंस्टीट्यूशन निकलते हैं, बहुत सारे हमारे साथी भी बोलते हैं कि जो वहाँ लिखा वहाँ छोड़ दो और फील्ड एक अलग चीज़ है। पर मुझे लगता है ये गलत, ये सही नहीं होगा। जो वहाँ पढ़ाया है वो भी फील्ड में काम आएगा, यदि आप उसको भी यूज़ करेंगे तो कई अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे जो टीम STF काम कर रही है उसमें सब नए फॉरेस्ट गार्ड हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग मैंने पता भी किया तो काफ़ी ठीक हुई है, उन्होंने गंभीरता से लिया। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है नॉलेज। नॉलेज आएगा आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ने में या जनरल एक्ट या स्पेशल एक्ट और प्रोसीजर में। बहुत सारे लोगों को तो यही समस्या आती है कि उन्हें प्रोसीजर पता भी नहीं होती, तो उस चीज़ से हमें ज़रूर बचना है। और एक और कन्फ्यूज़न रहता है, उससे कैसे बचेंगे? आप समझ सकते हैं कि हमें पता है, उन लोगों को पता ही नहीं रहता कि उन्हें कुछ नहीं पता और वो समझते हैं कि हमें सारी चीज़ें पता है। इस चीज़ से ज़रूर बचें और एक्ट को हमेशा अपने साथ रखें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और हमेशा पढ़ते रहें। हमें खुद ही अभी इतना इन्वेस्टिगेशन किया लेकिन फिर भी मैं कई बार धाराएं भूल जाता हूँ। तो आपको धाराएं याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जब भी कन्फ्यूज़न है आप हर बार उसको देखें, पढ़ें, तो आपको खुद ही विश्वास रहेगा और आप कोर्ट में या कभी भी जब आपको उपस्थित होना होगा तो आप उसका सही तरीके से आंसर दे पाएंगे। तो मुझे लगता है नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट। और सेकंड चीज़ होती है स्किल्स, निपुणता, जो मेरे ख्याल से ज्ञान जिसको आ जाएगा और फिर जो काम करते रहेगा वो स्किलफुल हो जाएगा इस चीज़ में, क्योंकि ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है लॉ में। आप देखेंगे हो सकता है कि दो अलग अलग कोर्ट में अलग अलग तरीके से उस चीज़ को इंटरप्रेट करती हैं, या दो वकील से आप मिलेंगे नई तरीके से बताएंगे। तो आपको सिर्फ कॉमन सेंस यूज़ करना है कि भाई एक चीज़ें सही हो रही है, बहुत बड़ा कोई इसमें गैप ना रहे। फिर आप जब खुद करते रहेंगे तो आप खुद ही इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो आपको हमारे वेबसाइट पे लगे हुए भी हैं, और चाहिए होंगे तो आप मेरे नंबर ले लेंगे। फिर निगोशिएशन स्किल्स, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम जब किसी ग्रुप में खड़े होते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कहीं फंस जाते हैं, तो निगोशिएशंस करने के आपको समझ में आना चाहिए। टेम्परामेंट लूज़ नहीं करना चाहिए, उस सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि आपको कोई नहीं सिखाएगा ये चीज़ें। जब आप कहीं मॉब में या किसी भीड़ में फंस जाएंगे, किसी को अरेस्ट करने जाएंगे या कहीं सर्च करने जाएंगे, तो वहाँ आपको काफ़ी कूल एंड काम रहना है, और वो आपको आपके अनुभव से ही आएगा। फिर डिवाइस एंड गैजेट्स, ये दो चीज़ मैंने इसलिए ऐड कर दी। आज के ज़माने में जितने भी क्राइम हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं उसमें साइंस का बड़ा योगदान रहता है। तो ये डिवाइस एंड गैजेट्स, आजकल मोस्टली हम अरेस्ट करते हैं किसी को या किसी को भी पकड़ते हैं तो मोबाइल उनके साथ होता है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा जनरल आइडिया रहना चाहिए, या फिर आपकी टीम में कोई एक बंदा हो जो इस चीज़ में एक्सपर्ट हो, वो देख लें। एंड साइबर टेक्नोलॉजी, ये जो चीज़ें हैं वो आपकी इन्वेस्टिगेशन या आपके केसेस को और स्ट्रॉन्ग बना सकती है। तो ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, जो इन्वेस्टिगेशंस के टूल होते हैं जो हर केस हर परिस्थिति में बदलते रहते हैं। कुछ बातें मैं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की बताऊंगा जो आप लोगों को पहले से ही पता है
कि एक 1972 में बना हुआ था। ये इसलिए भी बनाया गया है कि हमारे देश में जो समय फॉरेस्ट पॉलिसी थी उसमें भी इसका उल्लेख है, और नीति निर्धारक तत्व जो हमारे हैं राज्यों के आर्टिकल 44 में, उसमें भी हमें लिखा हुआ है कि हमें देश के एनवायरनमेंट को बचाना है। और उस समय काफ़ी पोचिंग हुई थी, इसलिए एक एक्ट की आवश्यकता महसूस की और नया एक्ट बनाया गया। मैं बहुत जल्दी में कुछ मेन चीज़ों को टच करना चाहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है धारा 50, क्योंकि धारा 50 में ही सारी इसमें विधि लिखी है कि कौन जांच करेगा, कैसे करेगा, वाइल्ड लाइफ मिलेंगी तो क्या करना है, कैसे रिलीज़ करना है, आदमी को कोर्ट के सामने कब प्रोड्यूस करना है। तो आप कम से कम धारा 50 को बार बार पढ़ें, और उसमें यदि कोई कमी आपको लगेगी तो आप CRPC का उपयोग कर सकते हैं। धारा 50(8) सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, जो कि वन विभाग के अधिकारियों को दी गई है और शायद कस्टम में दी गई थी। इसमें जो दी गई धारा 50(8), आप हमेशा सुने होंगे कि आपके यहाँ के मिनिमम SDO साहब या असिस्टेंट डायरेक्टर, और उससे ऊपर DFO भी हो सकते हैं, DFO साहब या अब, यदि वो नहीं है तो ये ना सोचें कि मिनिमम SDO को ही पावर, उसके ऊपर भी पावर है। उनके सामने जरूर बयान रिकॉर्ड करवाएं, उनसे रिकॉर्ड करवाएं, तो क्या होगा कि कोर्ट में वो एडमिसिबल होंगे। इस पर बहुत सारे कॉमेंट्रीज हैं, डिसीजन है, लेकिन फिर भी हम इसका उपयोग नहीं करते। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है इस पर ध्यान देने की। ये इन्होंने 1927 का जो हमारा भारतीय वन अधिनियम है उसमें धारा 72 में था, वैसे का वैसा ही इन्होंने 1972 के अधिनियम में भी धारा 50(8) में डाला है। एक और बहुत अच्छी बात है कि जब हम धारा 50 आप पढ़ेंगे तो इसमें सबसे स्टार्ट होता है कि किसी भी प्रमाइस में आपको यदि कोई शक होता है तो आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ इंटर कर सकते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि यहाँ कुछ वाइल्ड लाइफ का पार्ट्स है, यहाँ पोचिंग की स्किन रखी हुई है, तो आप बिना सर्च वारंट के भी आप वहाँ जा सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेंशन एंड अरेस्ट, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है बहुत सारे अफसरों को कि हम डिटेन पहले करेंगे कि अरेस्ट पहले करेंगे, हम किसी को बुला के लाएंगे तो उसको 24 घंटे में करना होगा कि नहीं। ये प्रैक्टिकल है, ये आप CRPC भी देखेंगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा कि हम यदि किसी को अरेस्ट करेंगे उसके बाद ही हम उसको डिटेन कर सकते हैं। और लॉफुल डिटेंशन करने के लिए ही हमें उसको 24 घंटे के पहले, आप जब अपना गिरफ्तारी नामा बनाते हैं, गिरफ्तारी पंचनामा बनाते हैं, तो उसमें टाइम लिखते हैं, उसके परिवार को सूचित करते हैं, तो उससे 24 घंटे के भीतर ही आपको जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट साहब होते हैं उनके सामने उसको उपस्थित करना पड़ेगा। या तो आपकी जांच पूरी हो गई होगी तो आप उसका जेल वारंट कटवा देंगे, और आपको लगता है कि अभी आपकी जांच पूरी नहीं है तो आप उसका रिमांड ले लेंगे। यही दो कंडीशन हो सकती है। अब किसी को हम बुलाते हैं तो हम उसको पूछताछ के लिए बुला सकते हैं विधिवत, लेकिन रात में उसको अपने यहाँ नहीं रख सकते। आप किसी को रख सकते हैं 24 आवर्स, बस जब आप उसको अरेस्ट कर लेंगे। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें। कई बार इसमें वॉल्यूशंस होते हैं और कई सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के इसमें डिसीजन भी हैं। और जब्ती जब हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में करते हैं तो वो आपको पता होगा कि वो जो भी जानवर मिला है उसका सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी होती है कि उसको पहचानने की भाई कौन सी स्पीसीज का है, क्योंकि उसी हिसाब से सजा का प्रावधान है। 3 साल तो बेलेबल ऑफेंस है, 3 से 7 साल नॉन बेलेबल ऑफेंस है, किस शेड्यूल में है, और उसको साथ हमें मजिस्ट्रेट के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जो भी वाइल्ड लाइफ आर्टिकल मिलेगा हमें 3 चीज़ मिल सकती है संभावना। एक तो आरोपी शिकारी, दूसरा वन्य प्राणी अवयव, और तीसरा कुछ उसके साथ औजार, गन, हथियार, कुल्हाड़ी या फिर व्हीकल। तो तीनों चीज हमें मजिस्ट्रेट के पास दिखानी है। फिर मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिप्शन पे हम चीजों का उसका डिस्पोजल करेंगे। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। सेक्शन 39 आपको बहुत बड़ी शक्ति देता है कि जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं वो नेशनल प्रॉपर्टीज हैं, कोई उसको रख नहीं सकता। किसी को कोई मिलेगा तो वो 48 घंटे के भीतर निकटतम वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी को उसकी सूचना देंगे। साथ ही साथ उसके साथ जो भी प्रॉपर्टी होगी वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी, लेकिन उसके सजा होने के बाद ही होगी, यदि व्हीकल और हमने सब उसको सीज किया है तो। ट्रायल, ये हम बड़ा समझने की बात है, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ लोग अप्रोच करते हैं कि हमने आरोपी को पकड़ा और कोर्ट चालान कर दिया। तो आरोपी को पकड़ने से कोर्ट चालान नहीं होता है। आपकी जांच होगी, आपने पकड़ा, आपने केस रजिस्टर्ड किया, 24 घंटे में उसको उपस्थित किया, जांच नहीं हुई तो रिमांड में लिया, फिर आप पूरी जांच कर रहे हैं, आपको 60 दिन का समय मिलेगा। जब आपने 60 दिन में इस्तिगासा यानी परिवाद, हम चालान नहीं करते, चालान मतलब चार्जशीट होता है, वो पुलिस करती है, हम लोग परिवाद प्रस्तुत करते हैं, जिसको हम उर्दू में इस्तिगासा भी बोलते हैं। वो
हमने 60 दिन के अंदर हमें करना होता है। यदि आरोपी, स्पेशली तब हमें 60 दिन के अंदर करना होगा जबकि कोई भी आरोपी जुडिशियल रिमांड में है, मतलब जेल में है। नहीं है तो फिर आपके पास थोड़ा सा लिबरेज समय होता है कि आपके कोई बिंदु नहीं आए, नहीं तो हमें जब हम बाकी हमें परिवाद प्रस्तुत करना पड़ेगा समय सीमा में, और जब हम जैसे ही उसको परिवाद प्रस्तुत कर देते हैं तो फिर कोर्ट में पूरा आरोप पश्चात के बाद ट्रायल चालू हो जाती है। हम लोग चालान प्रस्तुत नहीं करते, हम लोग परिवादी हैं, हम परिवाद प्रस्तुत करते हैं। और वो हमें कहाँ से शक्तियाँ मिलती है, वो धारा 55 से शक्तियाँ मिलती हैं। और कौन कर सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बड़ी समस्या आती है कि कौन कर सकता है। तो मध्य प्रदेश, हर स्टेट ने अपना अपना नया एक अमेंडमेंट्स कर रखा हुआ है, पावर दी है। मध्य प्रदेश में मिनिमम रेंज ऑफिसर लेवल के अफसर ही इसमें परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। उससे ऊपर के कोई अफसर कर सकता है, लेकिन मिनिमम रेंज अफसर से नीचे कोई अफसर परिवाद प्रस्तुत करने के लिए अथॉराइज नहीं है। एक अच्छा बिंदु मैंने यहाँ लिया है, वो है रिमांड का। सेक्शन 167 सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि जांच पूरी नहीं होगी तो रिमांड लेंगे, लेकिन जब आप रिमांड लेने जाते हैं तो आपको कुछ मजिस्ट्रेट रिमांड नहीं देते हैं। तब आपको बताना होगा कि हम पुलिस अफसर तो नहीं है, लेकिन हमारी जांच करने की शक्तियां हैं, तो हमें रिमांड दी जाए। अब वो उसको पुलिस रिमांड बोले या फॉरेस्ट रिमांड बोले, उसमें हमें ज़्यादा ध्यान देना, पर वो रिमांड दे दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था डायरेक्ट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वर्सेस दीपक महाजन, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके बाद से आपको सारी पावर है। यदि आपको कोई भी समस्या आए तो आप हमें बता सकते हैं, वो ऑर्डर लगाएं तो आपको मजिस्ट्रेट बिल्कुल रिमांड देंगे। ऑफिसर पुलिस अफसर नहीं है, इसलिए वो उनके सामने दिए गए बयान कोर्ट में एडमिन सब्सिक्वेंट ट्रायल में, मतलब बाद में जब इसकी ट्रायल चलेगी कोर्ट में, तो मजिस्ट्रेट उस पर ग्रहण कर सकते हैं। बेल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में सबसे बड़ी समस्या आती है बेल को लेके। यदि हम एक स्पेशल सेक्शन देखते हैं 51 है, तो उसमें लिखा हुआ है कि बेल देने से पहले सरकारी वकील से प्रॉपर सुना जाएगा। जो आपका एडीपीओ डीपीओ होते हैं उनकी सुनवाई चाहिए, वो प्रॉपर प्रतिरोध करते हैं, उसके बाद ही मजिस्ट्रेट उसको बेल देंगे, क्योंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल ऑफेंस और बेलेबल ऑफेंस में ये होता है कि नॉन बेलेबल में बेल तो मिल सकती है, लेकिन राइट नहीं होता आरोपी का। नॉन बेलेबल मतलब ये ही इज नॉट, उसका राइट नहीं है। जब तक अपोजिशन, मतलब कि जो प्रोसिक्यूशन है उसके वकील सुनेंगे, उनको लगेगा मजिस्ट्रेट को, तब वो देंगे, नहीं तो डिनाई करते हैं। ये जो मैं बताया था आपको सब्सिक्वेंट ट्रायल वाला सेक्शन 25 की, पुलिस अधिकारी के सामने यदि कोई बयान होते हैं तो वो एडमिसिबल कोर्ट में नहीं होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद ये डिसाइड होगा कि फॉरेस्ट ऑफिसर, वन अधिकारी, पुलिस अधिकारी नहीं है, इसलिए उनके सामने दिए गए जो मिनिमम लेवल के अफसर हैं ACF एंड वो, तो वो बयान कोर्ट में मान्य होंगे। उसको बाद में कुछ और कमेंट्री उन्होंने ये बोला कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन माना जाएगा, लेकिन उससे सजा हो सकती है। ये कई डिसीजन में आया, जो रिसेंटली अभी उड़ीसा हाई कोर्ट का भी डिसीजन आया था, वो टोटली सेक्शन 50(8) के SCF के सामने दिए गए बयान पे भी आया था। यहाँ तक कि जो सलमान खान का जो चिंकारा वाला प्रकरण है, उसमें भी जो बयान ACF के सामने हुए हैं, उससे भी केस काफ़ी स्ट्रांग रहा। वो भी एक कारण है उसके कन्विक्शन का लोअर कोर्ट से। सजा मैंने बताई है, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, आपको हमेशा मजिस्ट्रेट साहब को बताना पड़ेगा। वो आप तब बताएंगे जब आप खुद पढ़ के जाएंगे कि भाई सजा इतनी सारी क्यों है, अलग अलग दिखती है। तो ये आप देख सकते हैं कि शेड्यूल 1 मतलब अनुसूची 1 के जानवर और अनुसूची 2 के भाग 2 के जानवर के यदि शिकार होता है या इससे संबंधित कोई भी अपराध होते हैं, तो उनके लिए मिनिमम 3 साल की सजा है, जो 7 साल तक हो सकती है, और मिनिमम 10,000 रुपये फाइन है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पावर सिर्फ एडिशनल CJM या CJM रैंक के जुडिशियल ऑफिसर्स ही दे सकते हैं, और बाकी जो नीचे हैं, इसके अलावा जो भी शेड्यूल है, शेड्यूल 3 है, 4 है, या शेड्यूल 2 के भाग 1 हैं, उनके लिए सजा अधिकतम 3 साल है, और जुर्माना जो 25,000 रुपये तक हो सकता है, वो JMFC फर्स्ट क्लास दे सकते हैं, और वो बेलेबल ऑफेंस होते हैं। यदि 3 साल तक है, 3 से कम है, 3 तक है, तो 3 एक ऐसी पॉइंट है, वो बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस आएंगे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। फिर कुछ सजा है कि यदि सेक्शन 38 है, उसमें 6 महीने की सजा है कि आप बंदरों को खिलाते हैं, टीजिंग ऑफ एन एनिमल, मोलेस्टिंग, वो एक उसमें 6 महीने की सजा है, या 10,000 रुपये तक का फाइन है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कोर एरिया टाइगर रिजर्व में कोई क्राइम हुआ, तो वो कुछ भी चीज़ का क्राइम हो, किसी भी स्पीसीज का हो, वो शेड्यूल 1 एंड पार्ट 2 के हिसाब से डील किया जाएगा। जैसे मिनिमम जिसमें सजा 3 साल की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें फ़ाइन भी बहुत ज़्यादा, मिनिमम 50,000 जो 50 लाख तक हो पाएगा।
यदि दूसरे बार में है। प्रथम बार में है तो 50,000 से 2 लाख तक का फाइन है। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ फाइनेंशियल, क्योंकि ये वित्तीय शक्तियों से मजिस्ट्रेट साहब की सजा देने की पावर बढ़ जाती है, सुनवाई की पावर। ये यदि 50,000 से ज़्यादा है तो सीजेएम ही सुनेंगे उस केस को, उनसे नीचे के मजिस्ट्रेट, जूनियर मजिस्ट्रेट नहीं सुन सकते। मैंने बात की थी, और आज के समय सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वो साइबर क्राइम टूल। तो वन्य प्राणी अपराधों या वनों संबंधी अपराधों में सबसे पहले हम जब किसी आरोपी को पकड़ें तो आप देख सकते हैं कि हमारे देश की पॉपुलेशन 128 करोड़ है, और इतने ही करोड़ हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन भी हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल में काफ़ी जानकारी उस व्यक्ति से संबंधित रह सकती है। तो आप तुरंत उसकी जामा तलाशी करें और उसका मोबाइल सीज कर लें। अब उसके मोबाइल से आपको होगा क्या, आप जब देखेंगे, जब आपने पकड़ा, सीन ऑफ क्राइम के पास पकड़ा, या जब भी आपने उसको पकड़ा है, तो उसकी फ़ोन बुक देख सकते हैं, किससे ज़्यादा बात कर रहा है, कॉल ड्यूरेशन दे सकते हैं, मैसेजेस हो सकते हैं जिसमें कुछ फ़ोटो आए। कई बार हमको ऐसे फ़ोटो मिल गए जो हमने फोरेंसिक में भेजा और क्राइम है, उससे पता चल जाता है। आपने पकड़ा उसको सैंडबोआ के लिए है, और उसमें पता तेंदुए की स्किन की भी फ़ोटो दे, तो उससे हमको एक नया केस मिल गया सीहोर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल कुछ भी देखिए, आप देखते होंगे जनरली किसी के पास मोबाइल हो तो फ़ोटो जरूर खींचता है या वीडियो बना लेता है। तो कुछ केसेस में हमें ये बहुत अच्छे एविडेंसेस मिले हैं। साउंड की फॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटो रिकॉर्डिंग सिस्टम है, से कुछ मिल जाए आपको तो, और जैसे आदि जाते जाएंगे, स्मार्टफोन होगा तो और जानकारी मिलेगी। तो ये जनरल है, ये चीज़ें आप ध्यान रखें कि आपको हमेशा उस व्यक्ति का मोबाइल फ़ोन सीज करना, और उससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपकी इन्वेस्टिगेशन में तो कम से कम हेल्प कर देगी। और ये एक सेकेंडरी चीज़ है जो आपको मोबाइल के नंबर से लेनी पड़ेगी, जो आपको साइबर सेल से मिलेगी। साइबर सेल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अभी चालू हो गई है, या फिर आप अपने डीएफओ साहब के थ्रू एसपी साहब को लेटर लिखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट की साइबर सेल से भी मिल सकती है। आप उसका सीडीआर निकाल सकते हैं, आप उसका जिसके नाम से सिम रजिस्टर्ड है, आपको कोई पर्ची मिली आरोपी से तो उसका एड्रेस के लिए आप कैफ कर सकते हैं। कोई आरोपी भाग गया है तो उसका नंबर मिल जाए तो आप उसकी लाइव लोकेशन लेके उसको पकड़ सकते हैं। फिर ऐसे कई टेक्नोलॉजी हैं, जो टूल हैं, जो आपकी प्रकरण की गंभीरता के हिसाब से आप इन चीज़ को अपनी इन्वेस्टिगेशन में उसका यूज़ कर सकते हैं। मेरे आज के विषय का एक बिंदु और था कि पश्चातवर्ती कार्य, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मॉनिटरिंग। यहाँ काम आता है वरिष्ठ अधिकारी का, जो फील्ड के, स्पेशली एसडीओ साहब या डीएफओ साहब या सीसीएफ साहब, जिन्हें अपना रोल यहाँ अदा करना चाहिए आफ्टर यूनिफॉर्म सर्विसेज की। उन्हें रिव्यू करना चाहिए, चाहे वो रिव्यू 1 महीने या 2 महीने में पहले क्राइम की बैठक होती थी डिवीज़न स्तर पे, वो शायद कम हो पा रही है, इसलिए रिव्यू नहीं हो पा रहा है। काफ़ी पेंडेंसी है, जब हम लोग कोर्ट से हमें आजकल शिकायत मिलती है तो वो रिव्यू करें। उसमें क्या करें, उसमें ये करें कि समन इशू हो प्रॉपरली और वो डिलीवर भी हो, क्योंकि आजकल समन इशू तो हो जाते हैं लेकिन समन तामील नहीं हो रहे। वो समन चाहे हमारे विटनेस का हो, चाहे हमारे अफसर का हो, या फिर इनफैक्ट बाहर सामने वाली पार्टी का भी हो, वो भी आप इंश्योर करा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी ट्रायल होंगे। इस पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी सीरियस है। फिर इसका सबसे अच्छा हम काम है, पुलिस से हम सीख सकते हैं कि ये हर कोर्ट में हम अपने यहाँ का एक अच्छा फॉरेस्ट गार्ड रखें जो इन चीज़ पे मॉनिटरिंग है, जिसके पास दस्तावेज हो कि इस कोर्ट में इतने केसेस पेंडिंग हैं, इनकी सुनवाई कब हो रही है, कौन वकील साहब सुन रहे हैं, क्या स्टेटस है कि कोर्ट में चल रहा है, तो भी हम इस पर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। क्योंकि एक अच्छा डिसीजन आ जाएगा तो उसका एक सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। फिर अपील बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम कभी नहीं कर देंगे। यदि लोअर कोर्ट से हमें बेल मिल जाती किसी आरोपी तो हमें उसको सेशन कोर्ट जाना चाहिए, सेशन से मिलेगी तो आप हाई कोर्ट जाइए, लेकिन हम लोग अप्रोच नहीं करते, क्योंकि आप बेल कैंसिलेशन करा देंगे तो उसका इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आरोपी पे कि वो इन्वॉल्व होता है, यार नेक्स्ट टाइम तो मैं नहीं करूँगा। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए, मॉनिटरिंग में ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा होता है एक्विटल का। यदि कोई छूट जाते हैं तो हमें उसके अगेंस्ट में जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता बहुत कम विभाग इसके अगेंस्ट में जा रहा है। हम जो एनालिसिस कर रहे हैं तो ये हमें ध्यान देना चाहिए। एंड थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हमने देखा था कि जेएमएफसी मजिस्ट्रेट ही सज़ा दिए जा रहे हैं, तो उनकी पावर ही नहीं है 3 साल की, जबकि हमारे पास 7 साल का सज़ा है। तो इसमें भी आपको जाना चाहिए। जो 1-2 केसेस हमने देखे हैं कटनी के आसपास जहाँ कम सज़ा दी, तो उसके हम अपील में गए तो फिर हमें फिर से ट्रायल हुई, सीजेएम स्तर के मजिस्ट्रेट वो 3 साल सज़ा दे रहे तो 6 साल सज़ा दी। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर है हमारा अफेंडर डेटाबेस, जो मैं बात कर रहा था, वेयर अबाउट्स ऑफ लाइफ स्टाइल ऑफ एक्यूजन अफेंडर, कि आरोपियों पर नज़र रखें कि वो क्या कर रहा है छूटने के बाद, किस गतिविधि में, कहीं उसके फिर से तो नहीं वो लाइफ स्टाइल में चेंज आ गया कि मोबाइल घड़ी मतलब अच्छे से रहने लग गया है,
कुछ और धंधे में इन्वॉल्व हो गया है, फिर से शिकार में तो इन्वॉल्व नहीं हुआ है, या लकड़ी के धंधे में, यदि आप मॉनिटरिंग रखेंगे तो आप काफ़ी चीज़ अपने यहाँ क्षेत्र में होने क्राइम को रोक पाएंगे। इंटेलिजेंस गैदरिंग, आई थिंक मुझे लगता है सबसे वीक पार्ट हमारा है कि हम लोग इंटेलिजेंस पे काम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इंटेलिजेंस गैदरिंग सिस्टम कोई नहीं सिखाएगा आपको, साइंस नहीं है, ये आपको धीरे धीरे निपुणता से आएगी। आप थोड़ा, और ये अपने आप आती है, यदि आप अच्छा काम करेंगे तो आपको कई इन्फॉर्मेशन मिलने लग जाएगी, और आपने यदि 1-2 इन्फॉर्मेशन को कैश कर लिया, मतलब कि उस पर कार्रवाई कर दी, तो अपने आप लोग आपसे जुड़ेंगे। लोगों के पास सूचनाएं तो हैं, उन्हें स्रोत नहीं मिलते हैं कि वो किस पे विश्वास करें, जिसको बताएं और उससे उनका काम हो जाए, मतलब उस पर कार्रवाई हो। इसके लिए सरकार के कई फंड है, सीक्रेट फंड, गुप्त निधि जो हमारे यहाँ होती है, जिसका सही उपयोग मुझे लगता नहीं हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं काफ़ी फंड पड़े रहते हैं, तो वो आप अच्छा सा नेटवर्क बनाएंगे तो फंड का यूज़ होंगे और उससे आप क्राइम होने से पहले रोक पाएंगे। लास्ट ये है शायद अवेयरनेस कैंपिंग, हमें अवेयरनेस बहुत चलानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये भी एक क्राइम है स्पीसीज़ का स्पेशली, या फिर इससे हम इतने बड़े क्राइम में फंस जाएंगे, या जिससे हमारी लाइफ पे क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हो जाएगा और हम 7 से 8 साल तक इन्वॉल्व रहेंगे। क्योंकि अभी हमने कुछ पढ़े लिखे लोगों को भी पकड़ा, तो उनको इतना आइडिया ही नहीं था। जैसे हमें नॉर्मल पता है सीआरपीसी के, जैसे हत्या है, डकैती है, लोग घबराते हैं, लेकिन जबकि सजा आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है डकैती और इसमें, लेकिन इसको हम क्राइम को उस मॉडर्न से मानते ही नहीं है। तो वो भी हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये एक हैनस क्राइम है कम से कम, तो वो अवेयरनेस हमें लानी पड़ेगी। दूसरा कि इस जानवरों के रहने से एक्चुअली क्या फ़ायदा है वहाँ के लोगों को, वो जो आपको बताना पड़ेगा। इससे ये फ़ायदे हैं, सिस्टम को फ़ायदा है, इकोलॉजी के पारिस्थितिक तंत्र बना रहेगा, जंगल रहेंगे तो शुद्ध हवा रहेगी, आने वाले लोगों को भी इससे फ़ायदे होंगे, आपकी जनरेशन के, ये सब आपको अवेयरनेस से ही बताना पड़ेगा। कुछ इशू हैं जो मुझे लगे, जो मैंने बीच में भी आपको बोले थे कि आपको करना चाहिए, तो मुझे लगता है इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। पकड़ते हैं तो आपको करना क्या है, एसओपी बनी हुई है जो बहुत जल्दी वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी, पीओआर जारी होगा। पहली पर जब फॉरेस्ट गार्ड कर लेते हैं तो रेंज ऑफिसर के पास भेजें, वो एफओसीआर में चढ़ाएंगे और प्रस्तुत कर देंगे। थर्ड पहले डिवीज़न स्तर में जाती थी, अभी भी चाहें तो आप भेज सकते हैं, पर अभी एफओसीआर हो गई है तो हम वहीं तक कॉन्सेंट्रेट हैं। मौका पंचनामा बनेगा, जब्तीनामा, घटनास्थल का नक्शा, आरोपी या आरोपियों के अपराध स्वीकार बयान, फिर गवाहों के बयान, ये बयान एसीएफ साहब के सामने होंगे तो सही होगा। और वन्य प्राणी पहचान संबंधी, ये बहुत बड़ा इशू है। अभी पुलिस ने भी कुछ केस पकड़े तो फॉरेस्ट ऑफिसर को ही बुलाते हैं, क्योंकि हम उसको, ये माना जाता है कि फॉरेस्ट ऑफिसर एक स्पेशल एक्सपर्ट ऑफिसर है, तो इंडियन एविडेंस में यदि वो कोई उसकी टेस्टिमोनी होती है तो वो ग्राह्य होती है। जो एक सर्टिफिकेट लगाएं फॉर्मल, जिसमें उस जानवर का नाम, जो भी आपको उसकी फ़ोटो लगाने, जो भी उसका पार्ट्स आपने सीज किया, यदि आप बता पाते हैं तो अच्छी बात है, प्रथम दृष्टया, नहीं तो टाइगर रिजर्व के वेटनरी डॉक्टर से लिखवा लें। तो मजिस्ट्रेट को तुरंत कॉग्निजेंस लेने में, शेड्यूल के हिसाब से उसका वारंट काटने में, बेल नहीं देने में काफ़ी हेल्प होती है। फिर गिरफ्तारी पंचनामा सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें आप देखेंगे 41B, अभी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आया था कि 7 साल से कम सजा वालों को अरेस्ट करना के पीछे कारण बताना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मेट, उसमें फ़ोटो लगा के आपको कारण लिखना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट केसेस से इसको छोड़ेंगे तो समाज पे दुष्प्रभाव जाएगा और सरकार की जो नीतियाँ हैं वन्य प्राणी संरक्षण में वो प्रभावित होगी। फिर आरोपी के परिवार को गिरफ्तार संबंधी सूचना, उनका स्वास्थ्य परीक्षण, ये मौके पे किया जाना बड़ा आवश्यक है। मिनिमम हो सकता है कुछ चीज़ें आपको पता हो वो आप उसको ऐड करें, पर मिनिमम इतना ज़रूर करें। आगे के लिए मैंने कुछ और ऐड की हैं जो आपको चालान प्रस्तुत, फिर मैंने चालान परिवाद प्रस्तुत करने से पहले आपको ध्यान देना होगा। जैसे जब्त वन्य प्राणियों की पहचान संबंधी फॉरेंसिक रिपोर्ट, कृपया करके जरूर फॉरेंसिक रिपोर्ट में भेजें। जहाँ भेजना है, अभी 5 इंस्टीट्यूशन में नाम बता देता हूँ, क्यों भेजना है, क्या भेजना है और कैसे भेजना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है, जिसकी हालांकि पूरी गाइडलाइन समय समय पे यहाँ से नीचे आपके वनमंडल परिक्षेत्र में भेजी गई है। उसके बाद भी हमारे MP-Forest.org पे सारी चीज़ें लिंक है और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन है, जैसे देहरादून की है, CCMB WI देहरादून है, CCMB हैदराबाद है, वेटनरी कॉलेज का हमारा CFHS जबलपुर है, सागर फॉरेंसिक लैब है। मोबाइल के संबंध में आप यहाँ पे फिजिकल फॉरेंसिक लैब अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के भोपाल में खुल गई है। सॉइल DNA के लिए हैदराबाद में है। तो दिस आर द इंस्टीट्यूशन जहाँ आप भेज सकते हैं, लेकिन कैसे भेजना है उनका सबका प्रोटोकॉल है, वो ज़रूर ध्यान रखें।
और कोई भी समस्या हो तो आप हमारे यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। फिर दूसरा है प्रकरण में जब्त सामग्री, ये मैंने आपको बताया था। वाहन औजार को भी आवश्यकता हो संबंधित फोरेंसिक लैब में भेजें। आपको हो सकता है वहाँ से कुछ कोरेबेटिव एविडेंसेस मिल जाएँ। वाहन मिलता तो उसका यांत्रिक मुआयजा करवा लें। अभी एक वाहन पकड़ा था जो उस पर फर्जी नंबर था, तो फिर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी केस पर रजिस्टर्ड किया गया। आरोपी से जब मोबाइल उनके नंबर मैंने आपको बताया था CDR के लिए भेजें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा केसेस सॉल्व होते हैं आजकल। फरार आरोपियों के विरुद्ध समन तामील करें, घर में जाएं, समन तामील करने के बाद आपके ACF साहब को ही है, वहाँ से आप कर सकते हैं। 2-3 समन में नहीं आता तो आप गिरफ्तारी वारंट जारी करवा लें कोर्ट से। अल्टीमेटली जाँच अधिकारी की एक ही ड्यूटी है अपने केस में कि जांच करें, चालान प्रस्तुत करें और आरोपियों का परमानेंट NBW परमानेंट नॉन बेलेबल वारंट इशू करवा लें। मतलब इसको हम बोलते हैं स्थायी गिरफ्तारी वारंट, मतलब इस पर डेट ना हो, तो आपका काम खत्म हो जाएगा। आप यदि वहाँ से ट्रांसफ़र भी हो गए तो वो उसका अरेस्ट वारंट ज़िंदगी भर पेंडिंग रहेगा। जो भी आएगा जब भी दिखेगा उसको अरेस्ट कर लें, ये हमारी एक ड्यूटी होना चाहिए। फिर आरोपी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र, जमानत यदि होती है या फिर कोई एंटीसिपेटरी अग्रिम जमानत लगाता है तो विरोध प्रतिवेदन अच्छे तरीके से बनाएं, सारे उसमें बिंदु को लाएं और उसका प्रतिरोध करें। खुद इसमें जाएं, ADPO DPO से मिलें, तो आप देखेंगे रिजल्ट आपके फेवर में ही आएंगे। वो जो मैं बोल रहा था, मेरे को हमेशा लगता है वो धारा 50-8 जो कि सहायक वन संरक्षक निम्न अधिकारियों को करना है, उसमें सिर्फ आरोप लेना है, आरोपियों के बयान लेना ही शामिल नहीं है। कोई भी साक्ष्य संग्रहित करने की पावर है और वो हमेशा ACF के सामने, मिनिमम ACF के सामने लेनी चाहिए। वही एक ऐसा एविडेंस है, जब्ती हो या ना हो, यदि सिर्फ एक ही एविडेंस हमने सही कर लिया तो आप देखिए कन्विक्शन होंगे ही होंगे। ये हम नहीं, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कई डिसीजन बोलते हैं। लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम यदि कोई मोबाइल फोटो ऑडियो वीडियो लेते हैं तो उसका जरूर फोरेंसिक लैब भेज के क्लोन तैयार करो। कुछ बिंदु और जो मैंने बताया था कि यदि बयानों की आप वीडियोग्राफी ले पाते हैं तो वो बहुत अच्छा हो, और उसके साथ 65B का स्टेटमेंट लगाएं। आजकल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कुछ नहीं है, जो बयान लेता है फोटोग्राफर या SDO साहब या रेंज अफसर कि भाई ये मैंने बयान ली है वीडियोग्राफी में, ये इसकी माइक्रोचिप है और इसको हम प्रमाणित करता हूँ, इसमें मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, बस ये सर्टिफिकेट लगा दें और वो कोर्ट में एडमिसिबल है। 60 दिन में परिवाद प्रस्तुत करें, सबसे इंपॉर्टेंट है। बैंक अकाउंट से भी आप कुछ कर सकते हैं ट्रांजेक्शन, जैसे अभी हमने पेंगोलिन केसेस में बहुत सारे स्टेटमेंट बैंक के निकाले हैं और उससे आरोपी पकड़ाए हैं। और सबसे मुझे लगता है CDR से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये होता है, इसमें इलीगल मनी का पता चल जाता है, कहाँ से कहाँ जा रही है, कितने पैसे जा रही हैं, कब डाल रही है, कहाँ से निकाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें। सारे दस्तावेजों में आजकल हमारे पास GPS है, क्योंकि आप जब कोर्ट में जाएंगे तो आपसे 4 ही चीज़ें पूछता है टेस्टिमोनी में वकील। आपने जहाँ साइन की, कब की घटना है, लोकेशन किस समय की है, किस स्थान की है और कहानी क्या है, सुबह रात। तो यदि हमने GPS डाली तो आधा काम तो आपका खत्म हो जाएगा। आप GPS रीडिंग बोल देंगे, साहब डाल के देख लीजिए, आरोपी के आंगन से पकड़ा कि घर से पकड़ा कि बाड़े से पकड़ा, और वो साइंटिफिक एविडेंस भी होता है। एंड फिर उसके साथ साथ आपने RFPF में यदि कहीं होता है केस तो उसका नोटिफिकेशन जरूर लगा दें, क्योंकि कुछ एक्ट हैं जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड पे होता है तो क्राइम बढ़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइगर रिजर्व में कोई भी स्पीसीज का क्राइम होगा वो उसको गंभीर माना जाएगा, और केस डायरी हमेशा अद्यतन रखेंगे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जय हिंद, थैंक यू। तो फाइनली जो टॉपिक था वन्य प्राणी अपराध अन्वेषण, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन मुझे लगता है हमेशा की तरह कि सिर्फ 2 ही चीज़ काम आती है, आपका नॉलेज, आपको एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, और कॉमन सेंस। बाकी कभी भी आप किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, 2 कोर्ट अलग होती है, 2 वकील, 2 सीनियर ऑफिसर्स, बट हाँ आपको बेसिक चीज़ें जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि वन्य प्राणी अपराध एक गंभीर अपराध है, संगठित श्रेणी में आते हैं, और उसमें विभाग की बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हमें मेन एजेंसी माना गया है और हमें कार्य तो करना पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते। तो कभी ये ना बहाना बनाएं कि और भी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि ये एक अपराध को आप इन्वेस्टिगेट करें, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को आप डिटेन कर रोक रहे हैं और न्यायालय में आप उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इस चीज़ की गंभीरता को समझें, और विभाग को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे। और कोई आपको समस्या हो तो आप हम STF ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं, अपने वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। थैंक यू।